आज के क्लास में हम लोग नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिफेक्ट एंड रिमेडीज। ग्लास में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उस डिफेक्ट को रोकने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट इन ग्लासवेयर, कोई भी ग्लास में जो है मेन दो रीज़न से डिफेक्ट आते हैं। एक तो रीज़न होता है कि ग्लास बनाने के लिए हम लोग जिस रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं उस रॉ मटेरियल का प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाया, रॉ मटेरियल का क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाया। कि जैसे कि हमें सिलिका का क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी रखनी होती है ग्लास को बनाने के लिए, या जो भी हम लोग फेल्डस्पार यूज़ कर रहे हैं वो भी कम से कम इम्प्यूरिटी का होना चाहिए। अदरवाइज इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होगा तो ये सब जो है मेल्टिंग के दौरान आसानी से मेल्ट नहीं होगा। यदि मेल्ट भी होगा तो बहुत सारे बबल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखना होता है कि भाई क्वालिटी मेंटेन रहे, मिक्सिंग जो है प्रॉपर हो। मान लो कि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो किसी जगह का मटेरियल तो मिक्स जहाँ प्रॉपर था वो आसानी से मेल्ट कर गया और किसी जगह से का मेल्ट ही नहीं कर पाया, तो वो एक डिफेक्ट पैदा कर देगा। साथ ही साथ फर्नेस के अंदर जो है टेम्परेचर जो है उसका भी इम्पेक्ट रहता है कि यदि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो भी प्रॉपर मेल्टिंग नहीं हो पाएगी। मेल्टिंग एरिया का या मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर यदि कम हो गया तो भी मेल्टिंग नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये डिफेक्ट को पैदा देती है। तो इस तरीके से हम लोग यदि ये करें, आइडेंटिफाई करें, तो दो मेन रीज़न होते हैं डिफेक्ट के। एक होता है बैड ग्लास कंपोजिशन और प्रोसेस। जो भी रॉ मटेरियल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फर्नेस हैं, उसके अंदर गैसेस हैं, उसके अंदर प्रेशर्स हैं, उसके अंदर के एटमॉस्फेयर्स हैं, उसके अंदर के जो लाइनिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के कारण जो डिफेक्ट होते हैं, एक तो ये रीज़न होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण मेनली जो है तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक तो ब्लिस्टर होता है, सीड्स होता है और स्टोन्स होता है। दूसरे जो डिफेक्ट होते हैं वो बैड वर्कमैनशिप के कारण होता है। मान लो कि हमारा जो वर्कर्स है, हमारा जो इंजीनियर्स है, हमारा जो टेक्नीशियंस है, वो सफिशिएंट स्किल्स उनके पास नहीं रहेगा तो हैंडलिंग के टाइम वो डिफेक्ट पैदा हो सकता है। जो हमारा ग्लास तो प्रॉपर बन के आया तो हमारा टेक्नीशियन जो लिफ्ट आउट करने वाला था ग्लास को, उसके पास अच्छी स्किल्स नहीं रहेगी तो वो लिफ्ट आउट प्रॉपर नहीं हो पाया, वो ब्रेकेज कर गया, क्रैक का फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत वो स्ट्रेस पे आ गया, टेंशन आ गया तो क्रैक का फॉर्मेशन हो गया। या किसी ग्लास को हम लोग देखें कि ऑप्टिकल ग्लास को पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पॉलिशिंग प्रॉपर नहीं हो पाया तो बैड पॉलिश का डिफेक्ट आ गया। हम लोग जैसे ग्लास का इंसुलेटर बनाते हैं तो मोल्ड में यूज़ करते हैं, तो उससे जो निकालते हैं उस मोल्ड से तो पॉलिशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या फिनिशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिनिशिंग का जो हमारा टेक्नीशियन है, हमारा ऑपरेटर है, वो एक्सपर्ट नहीं है तो वहाँ डिफेक्ट पैदा हो सकता है। प्लस जो मोल्ड तैयार करना होता है शेपिंग के लिए, तो यदि मोल्ड हमारा एग्जैक्ट साइज का नहीं हो जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसका शेप अलग अलग हो सकता है, तो शेप का अलग होना भी तो डिफेक्ट पैदा करता है। तो इस तरीके से जो मेन जो डिफेक्ट के जो रीज़न है ये दो तरह के होते हैं। इसी दो तरीके से अलग अलग डिफेक्ट पैदा होता है। तो इसी सब डिफेक्ट को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो जो एक डिफेक्ट है वो है ब्लिस्टर एंड सीड्स। तो ये जो डिफेक्ट है ये मेनली गैसियस इंक्लूजन के कारण ग्लास में होता है। किसी गैस का यदि इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और वो गैस निकल नहीं पाएगा मेल्ट से, तब ये डिफेक्ट पैदा होता है।
जब किसी गैस का बबल्स 2 mm डायमीटर से ज़्यादा होता है, 2 mm डायमीटर से ज़्यादा होता है, तब उस डिफेक्ट को हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं। यदि कोई बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो निकल नहीं पाया और वो डायमीटर में बड़ा होगा, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं। वो हम लोग जब ग्लास का फॉर्मेशन होगा, ग्लास जब बन जाएगा, तब हम लोग उस डिफेक्ट को आसानी से देख पाते हैं कि हाँ भाई, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े एयर बबल्स ट्रैप किए हुए हैं। और कुछ ऐसे बबल्स होते हैं जो लेस देन 0.5 mm होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उस डिफेक्ट को हम लोग सीड्स कहते हैं। उस डिफेक्ट को हम लोग सीड्स कहते हैं। तो सीड्स बहुत छोटे से लेके 0.5 mm तक के होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो हमें अपने खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। और ब्लिस्टर का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर का जो बेसिकली फॉर्मेशन होता है, तो छोटे छोटे बबल्स का गैदरिंग होने के कारण वो बड़े बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस वजह से जो है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन ड्यू टू गैदरिंग ऑफ द एयर बबल्स के कारण हुआ। केयरलेस गैदरिंग, मतलब केयर्ड यदि गैदरिंग पर होता तो वो तो फिर निकल जाता, तो केयरलेस गैदरिंग के कारण हुआ। सेकेंड जो है कि सीड्स का जो फॉर्मेशन होता है, सीड्स का फॉर्मेशन डिस्प्लेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर एक बहुत छोटे बबल्स का फॉर्मेशन हुआ और वो मल्टीपल बबल्स के साथ जुड़ नहीं पाए। यदि जुड़ जाता तब तो बड़ा बबल्स बनाता और वो आसानी से निकल जाता। तो किसी डिस्प्लेसिव प्लेस पर छोटे से बबल्स का फॉर्मेशन हुआ मेल्टिंग के दौरान और वो निकल नहीं पाया, तो इस वजह से जो है सीड्स का फॉर्मेशन हुआ। ये बबल्स का ये सीड्स का फॉर्मेशन जो है, या इस छोटे से बबल्स का फॉर्मेशन या तो मेल्टिंग के दौरान हो सकता है, और ये रिफाइनिंग के टाइम पर, जब हम लोग मेल्टिंग के बाद रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के टाइम पर ये पूर्णतः ये रिमूव नहीं हो पाएगा पूर्णतः। तो ये जो है बॉडी जब हम लोग कास्ट करेंगे, बॉडी जब जो भी ग्लास बनाना होगा बनाएंगे तो ये रह जाएगा। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लिस्टर और सीड्स दोनों टाइप के जो डिफेक्ट हैं, बहुत तरह के शेप में या एनी शेप में जो भी हम लोग ग्लास बनाते हैं, जैसे रॉड बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं या सीट ग्लास बनाते हैं, उन सब में रह सकते हैं। और ये इनफैक्ट फाइन कैपिलरीज भी बना सकते हैं। जब छोटे छोटे डिफेक्ट मिल जाएगा तो ये फाइन कैपिलरीज क्योंकि बहुत थिन डायमीटर तक के ये डिफेक्ट होते हैं, तो फाइन कैपिलरीज तक बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीड्स जो है ऐसे डिफेक्ट जिसकी डायमीटर लेस देन 0.5 mm होता है, वो जब हम लोग टैंक फर्नेस का यूज करते हैं किसी ग्लास को बनाने के लिए, उसमें सबसे कॉमन होता है। जबकि पॉट फर्नेस का यूज यदि किसी ग्लास को बनाने के लिए करते हैं, उसमें थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तब हम लोग पॉट फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है जो ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं या ऐसे ग्लासेस जिसका यूज़ हम लोग ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉन करने के लिए करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पॉट फर्नेस में बनाते हैं ताकि सीड डिफेक्ट को कम से कम किया जा सके। और जब हम लोग टैंक फर्नेस का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होता है उसमें सीड का फॉर्मेशन का कंपैरेटिवली पॉट फर्नेस के। तब हम लोगों को सीड फ्री ग्लास बनाने के लिए क्या उपाय करना होता है, क्या रेमेडीज़ होती है कि जो मेल्टिंग चेम्बर है उसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो मेल्टिंग चेम्बर में यदि हाई टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो क्या होगा कि जो मेल्ट होगा विस्कोसिटी उसका लो हो जाएगा।
जब विस्कोसिटी लो हो जाएगा तो वो आसानी से जो भी छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हुए हैं तो वो आसानी से गैदर्ड कर जाएंगे और बड़े बबल्स का फॉर्मेशन कर जाएगा और वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लास है, ग्लास मेल्ट है, उस फर्नेस के अंदर काफ़ी समय तक रहे। काफ़ी समय तक रहने का मतलब है एक लॉन्ग टाइम तक रहे, एक लंबे समय तक रहे। लंबे समय तक रहने से क्या होगा कि बबल्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि वो एकोमोडेट हो दूसरे बबल के साथ और वो रेज करें, मतलब बड़ा होगा। जब एक बबल दूसरे बबल से मिलेगा तो वो रेज करेगा, बड़ा होगा, साथ ही साथ वो आसानी से स्केप हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखना है ताकि विस्कोसिटी कम रहे, साथ ही साथ जो है वो लंबे समय तक रहना है, उसके टाइम स्पेन को भी देखना है। तो ये तभी पॉसिबल है लंबे समय तक रखना, जबकि हम जो ग्लास को ड्रॉ करने का क्वांटिटी था, मतलब यदि हम लोग बहुत फास्ट ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रॉ करेंगे, बहुत स्लो ड्रॉ करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में ग्लास को ड्रॉ करेंगे, तो बहुत कम क्वांटिटी में ग्लास को करेंगे ड्रॉ। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग पूरे जो सिस्टम को है प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे, तभी हम ज़्यादा समय के लिए उस ग्लास मेल्ट को फर्नेस के अंदर रख सकते हैं। यदि हम लोग मोल्टेन जोन में या मेल्टिंग जोन में या रिफाइनिंग जोन में टेम्परेचर को रेज करेंगे तो रेज करने से क्या है कि एनर्जी के फॉर्म में जो है हीट मेल्ट में जाएगा। एनर्जी के फॉर्म में जब हम लोग टेम्परेचर अचानक रेज करते हैं किसी जगह तो क्या होता है कि एनर्जी जो है गैस से ट्रांसफॉर्म होगा मेल्ट में, गैस से ट्रांसफॉर्म होगा मेल्ट में, तो गैस जो है उस मेल्ट के अंदर पेनिट्रेशन या इवॉल्व होने के चांसेस बनेंगे। तो उस केस में यदि टेम्परेचर हम लोग रेज करते हैं किसी सेक्शन में, या तो मोल्टेन जोन में या रिफाइनिंग जोन में, तब डिज़ोल्व गैसेस का इन्वॉल्व होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ डिज़ोल्व गैसेस हो जाते हैं, जिसके के कारण सीड का फॉर्मेशन अगेन हो जाता है। एक तो हम लोग मेंटेन रखे थे, कुछ दूर के जाने के बाद हम लोग रेज कर दिए, रेज किए तो एनर्जी जो है गैस के फॉर्म में मेल्ट में जाएगा, आइदर रिफाइनिंग जोन में जाए या मेल्टिंग जोन में। तो गैस के फॉर्म में जा रहा है तो क्या होगा कि गैस का इन्वॉल्व हो जाएगा उस मेल्ट में, गैस के अंदर पेनिट्रेट, गैस जो है बबल्स के रूप में पेनिट्रेट कर जाएगा, छोटे छोटे बबल्स के रूप में, और हमें सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब सीड का फॉर्मेशन क्यों होता है या ब्लिस्टर का फॉर्मेशन क्यों होता है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम चीज़ों को देख लिया। आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।